मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मीम पेज के ऊपर मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी विद द नेम कॉकरोच जनता पार्टी। Now, India may soon have two new political parties, the Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. And it calls itself the voice of the youth. मैंने अभी रिसेंटली चेक किया, इसके 21 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, और शायद जब तक ये वीडियो लाइव हो तब तक 27-28 मिलियन भी हो जाए। ध्रुव राठी इसे सपोर्ट कर रहा है और कुछ मीडिया इसको सपोर्ट कर रही है। अब देखो, इस देश का यूथ एक मीम पेज पे भरोसा कर रहा है अदर देन ऑपोजिशन पार्टीज। ये गलती ऑपोजिशन पार्टी की है, और सिस्टम भी इतना खोखला हो चुका है कि हमें उम्मीद एक मीम पेज से है। अभी सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन पहले हमारी गवर्नमेंट ने इनका ट्विटर अकाउंट उड़ाने की कोशिश की थी। भाई मत करो यार, 4 दिन में इनकी इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स कि तुम आग में घी डालने वाला काम कर रहे हो। लेट अस सी कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ। 15 मई 2026 को सीजीआई सूर्यकांत ने एक कमेंट पास किया जिसमें उन्होंने इंडियन यूथ को कॉकरोच बताया, और साथ में ये भी कहा कि ये खुद से मीडिया और सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बने बैठे। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. और यूथ एकदम से भड़क गया क्योंकि वेले तो बैठे ही थे, इनके एग्जाम कैंसिल हो चुके थे, जॉब इनको गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है। और अगर इस देश में तुमने साफ हवा और पानी के लिए डिमांड कर दी ना, तो ये तुमको सोना खरीदने से मना कर देंगे। देखो भाई, आरटीआई एक्टिविस्ट को पैरासाइट बोलने का जो रीजन हो सकता है, वो जो मुझे लगता है मैं वो बताऊंगा। अब तुम में से आधे लोगों को तो आरटीआई एक्टिविस्ट का मतलब भी नहीं पता होगा और उनको बुरा लग गया। आरटीआई का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें तुम 10 रुपए दे के गवर्नमेंट से कोई भी सवाल पूछ सकते हो, सिवाय पीएम केयर फंड के, क्योंकि उसमें कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ लगा, वो पूछने का तुमको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये एक पब्लिक फंड नहीं है, ये एक प्राइवेट फंड है। बट बाकी रिलेटिव क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क एंड दे हैव टू आंसर। मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैंने एक आरटीआई फाइल करी कि मुझे 2008 से लेकर 2025 तक दिल्ली के अंदर जितने भी खंबे लगे उन सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब इसको ढूंढने के लिए गवर्नमेंट के रिसोर्सेस यूज होंगे, जिससे सरकार के रिसोर्सेस वेस्ट होंगे, और शायद इन्हीं लोगों को कोट करते हुए सीजीआई सूर्यकांत जी ने ये कमेंट पास किया। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बल्क में आरटीआई वगैरह फाइल कर देते हैं, तो उससे इनको प्रॉब्लम होती है। थिंक कि ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, इन्हीं की वजह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती हैं, जैसे हमें ये भी इन्हीं की वजह से पता चला कि पीएम केयर एक प्राइवेट फंड है, ना कि एक पब्लिक फंड। अब इसमें यूथ इसलिए ऑफेंड हो रहा है क्योंकि अगर सिस्टम गटर है तो हम तो हैं ही कॉकरोच। टैक्स आपको टाइम से चाहिए, एग्जाम आप कंडक्ट नहीं करा पा रहे। और एक और रीजन ये कहाँ से आया कि गोल्ड मत खरीदो। भाई जब मैं जीएसटी भर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स भर रहा हूँ, मैं क्यों ना खरीदूँ गोल्ड? और इसका जवाब ऑपोजिशन तो बिल्कुल नहीं। और इसीलिए 16 मई 2026 को एक ट्विटर पेज लॉन्च हुआ जो एक इंस्टाग्राम पेज में कन्वर्ट हुआ, और आज की डेट में उसके 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतना बड़ा रेवोल्यूशन सिर्फ 4 दिनों में हो गया, लेकिन ये कोई रेवोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया मीम पेज है, और लोग इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये अगला पीएम कॉकरोच बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब चलो मान भी लेते हैं कि समहाउ तुमने एक पॉलिटिकल पार्टी बना भी ली, लेकिन हाउ यू विल कम्पीट विद बीजेपी एंड कांग्रेस लाइक पार्टीज, क्योंकि इनके पास वोट बैंक है भाई, और तुम्हारे पास जेनजीज। अगर तुम देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो ऑब्वियसली विल सपोर्ट यू। तो अब आ जाता है इनकी पार्टी ज्वाइनिंग क्राइटेरियाज के ऊपर। सबसे पहला क्राइटेरिया है अनएम्प्लॉयड, बाय फोर्स, बाय चॉइस और बाय प्रिंसिपल। देखो, बाय फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है ये वो मुझे नहीं पता चल रहा है। बाय चॉइस मतलब यू आर अनएम्प्लॉयड पर्सन, और बाय प्रिंसिपल की मतलब तुम हो नहीं बेरोजगार, तुमको लग रहा है कि तुम बेरोजगार हो। अगला आ जाता है लेजी, फिजिकल ओनली, द ब्रेन में कंटिन्यू टू स्पायरल, मतलब तुम फिर सिर्फ फिजिकली लेजी होने चाहिए, लेकिन भाई फिजिकली लेजी लोगों का काम क्या है पार्लियामेंट के अंदर। तीसरा और सबसे फनी चीज़, क्रॉनिकली ऑनलाइन, मिनिमम 11 आवर्स अ डे इंक्लूडिंग बाथरूम ब्रेक्स, मतलब तुमको 11 घंटे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए। भाई कौन सा ऐसा सपोर्टिव पार्लियामेंट का मेंबर या कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है जो 11 घंटे सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहता है। एंड फोर्थ एंड द लास्ट, कैन रेंट प्रोफेशनली, मतलब तुम प्रोफेशनली इस कैंपेन या पार्टी को ज्वाइन कर सकते। भाई ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों है ऐसा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे क्राइटेरियाज तो नहीं होते हैं। इससे सीधी सीधी ये पता चल रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक सिर्फ मेन पेज है। अब लोग जिसे देखकर सबसे ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं वो है इनका मैनिफेस्टो। अब मैनिफेस्टो ये होता है कि जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं दैट आफ्टर बिकमिंग द पॉलिटिकल पार्टी दे विल डू। तो अब आ जाओ उन पे बात कर लेते हैं। तो इनका पहला मैनिफेस्टो ये है कि जो भी चीफ जस्टिस इस टाइम पावर में है वो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में सीट नहीं गैदर कर सकता है। और दूसरा मैनिफेस्टो ये है कि अगर लेजिट वोट्स डिलीट हुए तो डायरेक्ट ये सीईसी के ऊपर यूएपीए की धारा लगवा देंगे। लेकिन भाई अगर लेजिट इलेक्शन चल रहा है तो उनको क्या जरूरत पड़ी वोट डिलीट करने की या कुछ करने की। थर्ड पॉइंट पे आ जाता है, वुमेन शैल रिसीव 50% ऑफ द रिजर्वेशन, नॉट 33%। अब देखो भाई, इसमें सबसे बड़ा ग्लिच यहाँ पर मुझे क्या लगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, अगर तुम 50% पार्लियामेंट को पहले ही जेंडर के बेसिस पर डिवाइड कर दोगे तो फिर क्रेडेंशियल लोग जो होंगे उनको खाली 50% मौका मिलेगा,
और उसमें भी हो सकता है आधे क्रेडेंशियल लोग जो कि उन वुमेन से ज़्यादा क्रेडेंशियल हों जो कि इस टाइम पार्लियामेंट में बैठी हों, दैट 50% रिजर्वेशन वाली। अब फोर्थ की बात करते हैं, सो ऑल द मीडिया हाउस इज ओन्ड बाय अंबानी एंड अडानी शैल हैव देयर लाइसेंस कैंसल्ड। भाई अगर कोई भी मीडिया प्राइवेट फंडिंग नहीं लेगी ना तो वो काम ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको चलाने के लिए इतने सारे फंड्स चाहिए, इतने सारे इक्विपमेंट्स चाहिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट पहले से डेथ में डूबी हुई है। अब आता है फिफ्थ पॉइंट के अंदर। देखो भाई मैं इसको तुमको सिंपल से करके समझा रहा हूँ। अगर कोई भी एमएलए या एमपी अपनी पार्टी चेंज करता है तो उसको 20 साल का बैन चाहिए। अब भाई मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हाइफन और माइनस के साइन तुम्हारे क्यों नहीं हटे हैं? तुमने चैट जीपीटी से लिखवा तो लिया लेकिन इसको खुद से सही भी नहीं कर पाए। अब भाई अगर कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी बनने की कोशिश कर रही होगी तो भाई वो ऐसी गलतियां तो बिल्कुल नहीं करेगी। और दूसरी बात, ये पॉइंट इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि जो इस टाइम राघव चड्ढा वाला हुआ है वो आम आदमी पार्टी से उठ के बीजेपी में चला गया। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये सिर्फ एक मीम पेज है, नथिंग एल्स। ठीक है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने वाला, लेकिन जिस हिसाब से इनका क्रेज अप हो रहा है उस हिसाब से अगर ये ग्राउंड लेवल पर आकर कोई भी काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं इंडिया के लिए, भले आम आदमी पार्टी से इनको बैकअप मिल रहा हो या किसी अदर पार्टी से इनको बैकअप मिल रहा हो, अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो दे आर हैज़ टू बी ट्रस्टेड। क्योंकि देश के लिए अच्छा काम करे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, उनका चाहे बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, अगर वो इस टाइम देश के लिए अच्छा कर रही हैं, दे कैन डू बेटर एंड दे डिजर्व टू बी ट्रस्टेड इन दिस कंट्री। तो यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग।